हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका नमन देवांगन सर। आज के इस क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा मजेदार चैप्टर शुरू करेंगे जिसके बिना पूरी दुनिया एक पल में रुक सकती है, और वो है मनी एंड मनी सप्लाई। बच्चों, आज के सेशन के बाद आपको समझ आएगा कि ये जेब में रखा नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी इकोनॉमी को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। सबसे पहले द बार्टर सिस्टम, फिर इंट्रोडक्शन टू मनी, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी, नेक्स्ट हम समझेंगे मनी सप्लाई, और आखिर में मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो सबसे पहले बात करते हैं द बार्टर सिस्टम की। इमेजिन कीजिए वो पुराना जमाना जब पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब चलता था बार्टर सिस्टम, यानी सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। एक सामान दो और बदले में दूसरा सामान लो। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर इसमें एक बहुत बड़ी, सच में मैसिव लिमिटेशन थी, जिसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपको जूते चाहिए, तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों और जिसे एग्जैक्टली आपका गेहूं ही चाहिए हो। अब बताइए, ऐसा इंसान ढूंढना कितना मुश्किल काम है ना कॉम्प्लिकेटेड। और सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थोड़ी ना थी। बार्टर सिस्टम में मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू करना भी लगभग नामुमकिन था। सोचो, अगर आपके पास वेल्थ के नाम पर बहुत सारे एप्पल हैं, तो वो कितने दिन चलेंगे? कुछ दिनों में सड़ जाएंगे ना। उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके वेल्थ इकट्ठा करना पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी चीज की सही वैल्यू कैसे तय की जाए? एक बकरी के बदले कितने किलो चावल मिलने चाहिए? बिना पैसे के एक कॉमन एक्सचेंज रेशियो निकालना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। अब एक और परेशान करने वाली चीज देखिए, उधार। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी डिफर्ड पेमेंट्स का उस जमाने में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। अगर आज कोई उधार लेता है तो क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में वापस करते समय बिल्कुल सेम क्वालिटी का सामान लौटाएगा? हो सकता है फसल खराब हो जाए या लौटाई जाने वाली चीज की क्वालिटी खास ना हो। इस वजह से पुराने जमाने में उधार लेना और देना प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा रिस्क था। और इन्हीं सारी परेशानियों का एक ही अल्टीमेट सोल्यूशन निकला, और वो थी हमारी दूसरी सेक्शन, मनी। तो भाई, आखिर ये मनी है क्या? इसे क्लियर कट डिफाइन करते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहूं, मनी इज व्हाट मनी डज। हर वो चीज जो यूनिवर्सली एक्सचेंज के माध्यम के रूप में एक्सेप्ट हो, जिससे हम मूल्य को नाप सकें, जिसे हम स्टोर कर सकें और जिससे फ्यूचर पेमेंट्स किए जा सकें, वो मनी है। चाहे वो कागज का नोट हो, सिक्का हो, या आजकल का आपका डिजिटल वॉलेट। अगर सब उसको जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो मनी है। चलिए अब समझते हैं कि मनी एग्जैक्टली काम क्या करता है, यानी फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि हम इन सारे फंक्शंस को लॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि एग्जाम्स में याद रखना आसान हो जाए। एक है प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस, और दूसरे हैं द्वितीयक कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के आने से वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली सरदर्दी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आप अपने सामान को पैसे के बदले बेच सकते हैं और उस पैसे से अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इसे ही लिक्विडिटी ऑफ मनी कहा जाता है। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। पैसे ने हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर दे दिया है, एक स्केल दे दिया है, जिससे हर सामान और सर्विस की वैल्यू इजीली नापी जा सकती है। अब सेकेंडरी फंक्शंस पर नजर डालते हैं। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। पैसे की वजह से फ्यूचर ट्रांजैक्शंस और उधार लेना देना कितना आसान हो गया। इसी ने आज की मॉडर्न बैंकिंग की नींव रखी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब अनाज सड़ने का डर बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मेहनत की कमाई को पैसे के रूप में सेफली और इकोनॉमिकली स्टोर कर सकते हैं, जो फ्यूचर की किसी भी इमरजेंसी में आपके काम आएगा। अब यहां से क्लास थोड़ी और सीरियस और टेक्निकल होने वाली है। अपना पूरा फोकस यहां लाइए, क्योंकि अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई की। बच्चों, ध्यान से सुनिए। मनी सप्लाई का सीधा सा मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितना पैसा है। एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है ये। याद रखिएगा कि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। परीक्षा में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें हम गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास रखा पैसा इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो लोग तो खुद पैसे के सप्लायर्स हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास रखे स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा मैथमेटिकल साइड पर चलते हैं। अपने नोट्स निकाल लीजिए, हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई समझेंगे। यहां मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करूंगा ताकि आप फॉर्मूला अच्छे से नोट कर सकें। मनी सप्लाई को मेजर करने का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
M1। ध्यान दीजिए, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। एक बार फिर, M1 इक्वल्स C प्लस DD प्लस OD। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। अब देखते हैं ये C, DD और OD आखिर हैं क्या। हम इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है C, यानी करेंसी विथ पब्लिक। दूसरा है DD, यानी डिमांड डिपॉजिट्स। और तीसरा है OD, यानी अदर डिपॉजिट्स। सबसे पहले C का मतलब है वो सारा कैश, पेपर नोट्स और कॉइन्स जो आपकी और मेरी पॉकेट में हैं, यानी आम जनता के पास मौजूद हैं। इसे लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। लेकिन वापस याद दिला दूं, रूल वही रहेगा। इसमें बैंक्स और गवर्नमेंट के पास रखा कैश बिल्कुल शामिल नहीं होता। अब आते हैं DD पर। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है आम जनता का वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स में जमा है। ये वो पैसा है जिसे आप जब चाहें चेक इशू करके तुरंत निकाल सकते हैं। और OD यानी अदर डिपॉजिट्स का मतलब है RBI के पास रखे गए फॉरेन बैंक्स या वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के स्पेशल डिपॉजिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे कैसे बिल्ड होता है। M1 के आगे M2, M3 और M4 भी होते हैं। बस इनमें हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जोड़ते चले जाते हैं। जैसे M2 में हम M1 के साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को ऐड कर देते हैं और M3 में M1 के साथ बैंक के टाइम डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स जोड़ देते हैं और M4 उससे भी एक स्टेप आगे जाता है। तो बच्चों, आज हमने पुराने बार्टर सिस्टम की कमजोरियों से लेकर मनी सप्लाई के टेक्निकल फॉर्मूलाज तक सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। पर आज की ये क्लास खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मनी सिर्फ एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो सोचिए आने वाले कल में क्या होगा जब प्योरली डिजिटल करेंसीज और डेटा ही हमारा अल्टीमेट स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाएंगे। एक बार सोचिएगा जरूर। उम्मीद है नमन देवांगन सर की इस क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और हमारे अगले चैप्टर बैंकिंग के सेशन में आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग।